राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं यहाँ पर 498A यानी 498A पर आधारित एक ऐसे जजमेंट की बात करूंगी जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। अक्सर देखा गया है कि पत्नियां जब भी आरोप लगाती हैं पति और उसके परिवार वालों को, उनके सास ससुर को और दूर दूर के रिश्तेदारों को भी 498A दहेज और मारपीट ऐसे झूठे आरोप लगाकर फंसा दिया करती हैं, जिनमें से ज्यादातर झूठे होते हैं, मनगढ़ंत होते हैं और सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। इन आरोपों में छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और बिना बात के इशू खड़ा किया जाता है और पति के पॉजिटिव बिहेवियर को न देखते हुए एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर ऐसे में पति को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2-3 बातें ऐसी हैं जो पति अगर पत्नी से कोर्ट के सामने एविडेंस के समय या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के समय या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान पूछ ले तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा कि पत्नी कितना सच बोल रही है और कितना झूठ बोल रही है। आमतौर पर पत्नियां आरोप लगा देती हैं कि उन्हें दहेज के लिए ससुराल वाले, पति और उसके परिवार वाले तंग करते हैं और मार पिटाई करते हैं, उनके साथ मेंटल क्रूएलिटी करते हैं, फिजिकल क्रूएलिटी करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। तो ऐसे एलिगेशंस में पति को केवल एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जितने भी घटनाओं का जिक्र यहाँ किया जा रहा है पत्नी के द्वारा, जो भी इंसिडेंट्स पत्नी बता रही है उनको डिटेल में बताएं। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जब कोर्ट के द्वारा जब पत्नी से पूछा गया कि उसके ऊपर मेंटल क्रूएलिटी और फिजिकल क्रूएलिटी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, तो चूंकि ये गलत आरोप थे इसलिए उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं बता पा रही थी कि उसने जो कंप्लेंट में घटनाएं लिखी हैं वो कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर पत्नी की एफआईआर से पति को बचना है, अपने परिवार वालों को बचाना है, तो एफआईआर की टाइमिंग का यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। यानी कि एफआईआर की टाइमिंग को यहाँ पर पत्नी से पूछना है और स्पष्ट करना है कोर्ट के सामने। अगर पत्नी ने पति के माता पिता को यानी अपने सास ससुर को भी फंसा दिया है तो ऐसे में भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछना है जिससे सारा सच कोर्ट के सामने आ जाएगा। सब कुछ पता चल जाएगा कि पत्नी 498A का दुरुपयोग कर रही है, लीगल टेररिज्म कर रही है और कोर्ट का समय बर्बाद कर रही है। इसके अलावा अगर पति पत्नी के बीच कई केस चल रहे हैं और पति ने भी कोई केस कर रखा है अपनी पत्नी के ऊपर, तो उस केस के हवाले भी अपने क्वेश्चन पूछने हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आने के बाद पति 498A से बच सकता है, यानी कि 498 के झूठे केस से निकल सकता है। आज के इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किया है और इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हुए पत्नी के झूठे आरोपों को, झूठी एफआईआर को रद्द करने यानी क्वैश करने के निर्देश भी दिए। अगर आपके केस में भी पत्नी ने 498A के झूठे आरोप लगा दिए हैं आपके ऊपर, आपके माता पिता के ऊपर, तो आप भी झूठी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, रद्द कराने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और अगर आपकी कोई लीगल समस्या हो या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा हो तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। इस केस में पत्नी ने पति और उसके माता पिता यानी अपने सास ससुर के खिलाफ 498A के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में पत्नी ने मेंटल क्रूएलिटी, फिजिकल क्रूएलिटी, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन और इसके अलावा पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए। अब अगर अलग अलग करके पत्नी के आरोपों को देखें तो फिजिकल क्रूएलिटी में उसका आरोप था कि पति के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती थी और मेंटल क्रूएलिटी में आरोप था कि पति के साथ साथ उसके परिवार वाले उस पर छोटी छोटी बातों पर टांट करते थे और पत्नी को ताने मारते थे। और जब भी पत्नी पति से इस बात की शिकायत करती थी तो बजाय वो पत्नी का उसका साइड लेने के वो अपने माता पिता का पक्ष लेता था। पति और ससुराल वाले पत्नी को धमकी देते थे और रिश्ता खत्म करने की बात करते थे। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर पत्नी का आरोप था कि पति और ससुराल वाले उसका पैसा छीन लेते थे। पत्नी का कहना था कि 2008 से वो नौकरी कर रही है और उसका
सैलरी का पैसा उसके ससुर छीन लिया करते थे और घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं देते थे। पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो आरोप था, पत्नी ने उसमें कहा कि पति के बिजनेस की जो पार्टनर थी वो एक महिला थी और पति का उसके साथ अफेयर था, इसलिए पति उसके साथ तलाक लेने के लिए प्रेशर बना रहा था, उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा था। अब इन सभी आरोपों को देखकर कोई भी पति और उसके घर वाले घबरा जाएंगे और इस परेशानी में पड़ जाएंगे कि किस तरीके से इन आरोपों से बचा जाए। लेकिन अगर आप समझदारी से पत्नी के हर आरोप को काउंटर करेंगे तो उसके झूठ को कोर्ट के सामने ला सकेंगे। अब चलिए समझते हैं कि पत्नी ने क्या क्या आरोप लगाए थे और उन सब का काउंटर किस तरीके से पति ने बारी बारी से किया। यहाँ पत्नी ने फिजिकल अब्यूज के जो आरोप लगाए थे उस पर पति पक्ष के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि अगर पत्नी के साथ कोई फिजिकल अब्यूज की गई है, मारपीट की गई है, तो वो उन सब का डिटेल बताए। लेकिन क्योंकि ये सारे आरोप झूठे थे, इसलिए पत्नी कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं बता पाई। पत्नी से जब पूछा गया कि एटलीस्ट किसी एक इंसिडेंट का आप डेट, टाइम, घटना, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सब पूछा गया, तो इन सब का पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था। वो स्पेसिफिकली कोई भी डेट, टाइम, जगह, कोई बात नहीं बता पाई, क्योंकि कभी भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। पत्नी के झूठ को और पक्का करने के लिए उससे पूछा गया, अगर पत्नी के साथ कोई मारपीट हुई है तो उसने डॉक्टर को दिखाया होगा, मेडिकल बनवाया होगा, तो अपने फिजिकल टॉर्चर, अपने फिजिकल क्रूएलिटी के रिलेटेड अगर कोई मेडिकल सबूत ही वो दिखा दे तो ये मान लिया जाएगा कि उसके साथ फिजिकल क्रूएलिटी हुई। लेकिन पत्नी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। इससे पता चलता है कि पति पक्ष के द्वारा पत्नी के साथ कोई फिजिकल अब्यूज नहीं किया गया। इस तरीके से पत्नी के फिजिकल क्रूएलिटी यानी फिजिकल अब्यूज के आरोप को काउंटर किया गया। अब बारी आती है मेंटल क्रूएलिटी की। मेंटल क्रूएलिटी के बारे में पत्नी से पूछा गया कि वो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट बताए कि कब हुआ, कहाँ हुआ, किस डेट पर हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ और किसके सामने हुआ। तो इस बारे में भी पत्नी कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं बता पाई। पत्नी का केवल इतना कहना था कि सास ससुर उसे ताने मारते थे, उसे पैसे नहीं देते थे और उससे पैसे मांगते थे। और पत्नी का इतना कहना ही पति के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि पत्नी के एलिगेशन, चाहे वो मेंटल क्रूएलिटी के हो या फिजिकल क्रूएलिटी के हो, वे सभी बहुत जनरल थे, वेग थे और बिना किसी डिटेल के थे। अब यहाँ पति ने अपने माता पिता को बचाने के लिए पत्नी से केवल एक ही सवाल पूछा कि क्या उसके माता पिता उसके साथ यानी पत्नी के साथ रहते थे या नहीं रहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये तुरंत समझ लिया कि जहां पर पति पत्नी के साथ उनके माता पिता यानी कि पत्नी के सास ससुर रहते ही नहीं हैं, वहां पर जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत हैं और वेग हैं। इसके बावजूद भी अगर माता पिता के ऊपर केस चलता है तो वो कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। पत्नी ने फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के भी आरोप लगाए थे कि उससे उसकी सैलरी छीन ली जाती थी और खर्च चलाने के भी पैसे नहीं देते थे, जैसे मैंने पहला बताया था। तो वो पत्नी ने यहाँ पर ससुर के ऊपर ये फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का भी आरोप लगाया था। लेकिन जब पत्नी से पूछा गया कि वो कब से नौकरी कर रही है और नौकरी के दौरान वो कहाँ रहती है, तो उसने बताया कि वो 2008 से नौकरी कर रही है और नौकरी के दौरान वो अलग मकान में, किराए के मकान में रह रही है। ऐसे में ये साबित हो जाता है कि पत्नी ने जो फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के जो आरोप लगाए हैं, जो एलिगेशंस लगाए हैं अपने परिवार के ऊपर, सास ससुर के ऊपर, वो पूर्ण रूप से झूठे हैं। क्योंकि जब पत्नी अलग घर में रह रही थी तो फिर उसके ससुराल वाले यानी उसके सास ससुर उस पर इतना दबाव कैसे डाल सकते हैं या उसकी सैलरी कोई कैसे छीन सकता है। उसके बाद पति ने पत्नी के झूठ को पूर्ण रूप से साबित करने के लिए एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कोर्ट के सामने रखा। उसने पूछा कि पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो किस डेट को दर्ज कराई है। यहाँ पर पति के द्वारा ये डेट पूछने का, एफआईआर की डेट पूछने का केवल यही पर्पस था क्योंकि पति ने पत्नी के खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल कराया था और जैसे ही डिवोर्स के केस का सम्मन पत्नी को मिलता है उसके ठीक 3 दिन बाद पत्नी 498A के एफआईआर पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज करा देती है। और ये बात पता चलते ही कोर्ट को ये सब स्पष्ट हो गया कि पत्नी के द्वारा
पति और उसके परिवार वालों को हैरास करने के लिए, परेशान करने के लिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए पत्नी ने। और पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज कराई 498A की, वो पति के डाइवोर्स केस के काउंटर ब्लास्ट में दर्ज करवाई है। इसके बाद पत्नी के झूठ को पूर्णतया साबित करने के लिए पति ने एक बात और पूछी कि उनका विवाह हुए 14 वर्ष हो चुके हैं और 14 वर्षों से उसको पति और उसके परिवार वालों से कोई शिकायत हुई कि नहीं हुई, या उसने इसके पहले कोई कंप्लेंट दर्ज कराई कि नहीं कराई। तो क्या 14 वर्षों में कभी उसे पति और उसके परिवार वालों से कोई शिकायत नहीं रही? अब यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि यह पत्नी की पहली कंप्लेंट थी जो कि शादी के 14 वर्षों बाद पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ उसने दर्ज कराई थी। इससे पहले उसने कोई कंप्लेंट कभी भी दर्ज नहीं कराई थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझते देर नहीं लगी। ये सब कुछ स्पष्ट हो गया कि पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सभी के सभी झूठे और निराधार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब यहाँ जैसा पत्नी बता रही है, अगर पति को पत्नी की एफआईआर खारिज करवानी है तो पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा साबित करने के लिए सबसे पहले जो आरोप पत्नी ने लगाए हैं उनका पूरा डिटेल जानने की कोशिश करनी है। स्पेसिफिक डेट, टाइम और महीना, कब, कहां और कैसे क्या हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में पत्नी को प्रताड़ित किया गया, कब एफआईआर दर्ज कराई गई, उसकी टाइमिंग, कितने साल बाद एफआईआर दर्ज कराई गई शादी के बाद, और कितने साल तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहे, क्या पहले भी कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई है या नहीं कराई गई। अगर पति के द्वारा कोई केस किया गया है तो पत्नी द्वारा ये काउंटर ब्लास्ट में केस तो नहीं किया गया है। पत्नी जो भी एलिगेशन लगाए सबसे पहले उसके सबूत मांगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे, मेडिकल मांगे, मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात करें, और कोई विटनेस हो उसके बारे में बात करें। अगर माता पिता अलग रहते हो तो उसका सबूत कोर्ट के सामने पेश करें। ये सभी चीजें जब पत्नी के सामने आएंगी और अगर आरोप झूठे हैं तो पत्नी इनका जवाब नहीं दे पाएगी और कोर्ट को ये समझते देर नहीं लगेगी कि ये केस झूठा है, वेग है, और झूठे आरोप लगाकर पत्नी पति और उसके परिवार वालों को फंसा रही है, उनको परेशान कर रही है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष के सभी आर्गुमेंट्स को बहुत ही ध्यान से सुना और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पत्नी ने जो भी आरोप पति के माता पिता के ऊपर लगाए हैं, यानी अपने सास ससुर के ऊपर लगाए हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं, झूठे हैं। पत्नी का यहाँ पर ये कहना था कि सास ससुर उसके ऊपर ताने मारते थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा ताने मारना 498A के इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं करता है। केवल ताने मारने से 498A नहीं चलाया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में या परिवार वालों के बीच में थोड़े बहुत ताने और टांट, ये सब बहुत ही जनरल बातें हैं, ये बहुत आम बातें हैं जो कि डेली रूटीन में आती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि फिजिकल क्रूएलिटी के रिगार्डिंग पत्नी के पास कोई स्पेसिफिक सबूत नहीं था, कोई डिटेल नहीं था, कोई भी स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं था। एफआईआर की टाइमिंग भी बहुत सस्पिशियस थी। शादी के 14 साल तक पत्नी को अपने पति और परिवार से कोई शिकायत नहीं हुई, किसी तरीके की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। पत्नी अलग रहती थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी। 2008 से पत्नी नौकरी कर रही थी और अलग घर में रह रही थी। तो ऐसे में उसकी सैलरी छीनना, उसे पैसे न देना, ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आई। इन सभी तथ्यों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की एफआईआर को खारिज करने के निर्देश दिए। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति को यह रिलीफ नहीं दी, क्योंकि पत्नी ने जो आरोप लगाए थे उसके कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स पति के अगेंस्ट थे। ऐसे में पति के खिलाफ एफआईआर को क्वेश नहीं किया गया और पति के माता पिता के खिलाफ जो एफआईआर थी पत्नी की, उसको क्वेश करने के निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए और उनकी क्वेश्चन पिटीशन को एक्सेप्ट किया, अलाउ किया। तो यहाँ पर इस केस से, इस जजमेंट से सीखने को ये मिलता है कि पत्नी जब भी झूठे आरोप लगाती है तो उन आरोपों को काउंटर करके पति अपनी और अपने माता पिता की या रिश्तेदारों की बेगुनाही को साबित कर सकता है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और अपने केस में अपने फैक्ट्स के अनुसार इसका यूज भी कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।